क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, हवा की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ था। क्या था? एक नई पदार्थ बनी थी। ठीक है। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ, कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कार्बन बने थे। क्या बना था? आयरन सल्फेट और कार्बन बना था। ये दोनों नए पदार्थ थे। ये भी क्या थे? नए पदार्थ थे। तो कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। कॉपर क्या हो रहा था? लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था और जिसके कारण क्या हो गया था? रंग हरा हो गया था। नीला से क्या हो गया था? हरा हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। और चूने के पानी को क्या कर दिया था? दूधिया। कैसे हो गया था दूधिया? तो देखो क्या कर रहा, सिरका और खाने के सोडा, सिरका और खाने के सोडे को दोनों के साथ अभिक्रिया करवाए थे और अभिक्रिया करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और जिससे जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी तो उसी से चूने का पानी को क्या बना दिया था? दूधिया बना दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? ठीक है। वह पदार्थ जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, बल्ब का जलना एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है। और हाँ, बर्फ से पानी बन जाना क्या है? डेफिनेशन कौन बताएगा? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? हाँ, कोई परिवर्तन तो होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। अब जैसे क्या है, कोई बर्फ है, बर्फ क्या है? एक प्रकार का पानी ही तो है ना। तात्कालीन वह ठोस पदार्थ है लेकिन बर्फ पिघल करके फिर क्या होगा? पानी बनेगा। उसी पानी को चाहो तो फ्रिज में डाल के फिर बर्फ बन जाएगा। तो वैसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद फिर वह अपने मूल रूप में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। तो वही कह रहा है, वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाता है ना, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर बन रहा था, पीछे देख रहे थे। ठीक है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन वही लिखना है। वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे हम कह सकते हैं लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहां जो है क्या, नीला थोथा और ब्लेड से अभिक्रिया करके नया पदार्थ क्या बना दे रहा था? हरा।
कलर बना रहा था कैसा, हरा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में, देखो क्या कहा जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। रासायनिक परिवर्तन जो है, अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे जीवन, हमारा जो जीवन शैली होगा कष्टदायी हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का होना हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जरूरी है ना। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में क्या है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अपना जीवन शैली जो होगा क्या होगा, कष्टदायी हो जाएगा। ठीक है, कष्टदायी क्या कहें तो बहुत ज्यादा ही है ना। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, अब देखो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं पच पाएगा। जब हम जो कुछ भी भोजन करते, अब आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पूछेगा भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का किण्वन, अंगूर का जो किण्वन क्रिया द्वारा क्या बन जाता है, जैसे किशमिश बन जाता है ना अंगूर, बस समझ में आ रहा है ना। तो अंगूरों का किण्वन की क्रिया होना वह भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है, या अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना, अलग अलग प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पेट में जो भोजन पचता है, हम कुछ भी खाते हैं, अगर भोजन पचेगा नहीं तो दिक्कत है भाई। तो भोजन जो हमारे पेट में जो हम कुछ भी खाते हैं और पचता है, तो इसका मतलब क्या है, वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का, औषधि, औषधि मतलब दवा वगैरह, जितना भी तुम देखता है, जैसे रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिस्ट, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे तुम लोग जाएगा, जैसे अभी 9th में देख रहा है, तो 9th में क्या है, फिजिक्स अलग बुक है, केमिस्ट्री अलग बुक है, और बायोलॉजी अलग बुक है। साइंस का 3 गो पार्ट है, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो औषधि जितना भी दवा वगैरह बनाता है ना, जैसे आगे कोई कल भी बताए थे, कोई भी दवा का दुकान अगर खोलेगा तो केमिस्ट्री ऑनर्स रहेगा, मतलब रसायन शास्त्र से बीए पास। समझ में आया, रसायन शास्त्र से, सब्जेक्ट रसायन शास्त्र से बीए पास रहेगा, तभी उसको दुकान खोलने का सर्टिफिकेट मिल सकता है, या फिर जो क्या बोले खाद्य पान वगैरह का दुकान होता है तब उसको मिल सकेगा। अगर कोई ऑनर्स पेपर बीए किया है दूसरे सब्जेक्ट से, तो फिर उसको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा अलग से कोर्स एक, तब जाकर के उसको दवा दुकान खोलने का सर्टिफिकेट या खाद्य पान वगैरह खोलने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का, औषधि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अत्योत्पाद होती है। मतलब जितना भी दवा बनता है सब में रासायनिक अभिक्रिया लगता है। अब बात समझ में आ रहा है, जितना भी दवा वगैरह बनता है ना भाई, जितना दवा हम लोग खाते हैं या कोई भी दवा हो, जितना भी दवा वगैरह बनाया जाता है सब किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अब मान लो
जो भी दवा बनाया गया है, बुखार का दवा हो, सर दर्द का दवा हो, पेट दर्द का दवा हो, कुछ भी दवा जो बनाया गया है तो वो जिस चीज से बनाया गया होगा दवा को, फिर उस दवा से चाहेंगे फिर वही चीज बन जाए तो बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बनता तो फिर वह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ना। अगर बन जाता फिर वापस उसी रूप में आ जाता तो वो क्या हो जाता? भौतिक परिवर्तन। लेकिन दवा गोटी बन गया है तो फिर जिस चीज से गोटी बनाया गया है, जिस चीज से वो दवा बनाया गया है, चाहे शीशी वाला दवा हो या गोली वाला दवा हो, फिर जिस चीज से वह बनाया गया फिर उसी रूप में आ पाएगा? नहीं। अगर आ जाता तब तो क्या हो जाता? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहां नया पदार्थ बनता है और एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए वह कौन सा अभिक्रिया हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मतलब कहीं ना कहीं साइंस क्या है समझ में आ रही है बात, है ना? अब देखिए अब क्या कर रहा है, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और उपयोगी नए पदार्थ, तो आपको कहेगा कि दवा वगैरह जितना बनता है वह क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक, अपमार्जक को कहे तो डिटर्जेंट, अपमार्जक कहे तो डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक चीज होता है वो सब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो प्लास्टिक नहीं बन पाएगा। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो सर्फ, साबुन इत्यादि अपमार्जक जितना जो कुछ भी है हम लोग कपड़ा वगैरह धोने में या किसी चीज को धोने में यूज करते हैं, वो सब बन ही नहीं पाएगा। तो वह एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही किया गया है। मतलब कुछ भी नया पदार्थ बनाता है उसका खोज किया जाता है किसके द्वारा? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। रासायनिक परिवर्तन अगर नहीं हो ना तो समझ सकते हैं आप कि कितना कष्टदायी जीवन हो जाएगा। तब कुछ सामान ही नहीं बन पाएगा भाई। बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही बनता है वह सब। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। भोजन का दुर्गंधित भी हो जाना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ नया बन जाएगा, चाहे एक से ज्यादा पदार्थ नया बन जाएगा, लेकिन बनेगा नया पदार्थ जरूर। ठीक है। नए उत्पाद यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में घटनाएं भी हो सकती है। अब देखो, अगर रासायनिक परिवर्तन जैसे दवा वगैरह जो बनाता है ना, कोई भी जैसे वैज्ञानिक सब दिमाग लगाता है दवा, कोई भी दवा वगैरह जो बनता होगा, ठीक है, कोई भी दवा, तो दवा बनाते 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 हो सकता है अगर वैज्ञानिक साइंटिस्ट कोई दवा बना रहे हो, अगर गलत हो गया तो किसी का हाथ जल जाएगा, आग लग जाएगा। जैसे हम लोग पीछे पड़े एक बार बताए थे ना, शायद माचिस का डब्बा जो कैसे कैसे बनता है, लाल फास्फोरस होता है पहले, है ना, लाल फास्फोरस और उजला। तो पहले के जमाना में पता है कैसे बनता था? ये जो तिलियां जो है अभी छोटा छोटा, पहले इतना इस तरह से पैकिंग नहीं होता था। पहले कोई फैक्ट्री होता था, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी टाइप में रहता था आग जलाने के लिए, और लाल फास्फोरस यानी इत्यादि उसको डुबो देता था लकड़ी, बांस का लकड़ी कट कट करके, मतलब एक उसको बना करके उसमें डुबो देता था। अब जैसे इतना बड़ा लकड़ी है, अब इसमें यहां तक लेभरा जाता था। अब इसको कोई डब्बा उब्बा में पैक नहीं,
इसको गेट गेट करके, गेट के सुखा सुखा करके, गेट करके, जैसे नहीं होता जलावन सबको गेट करके रखा जाता है, वैसे रख दिया। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था, ऐसा सिचुएशन आता था कि गर्मी ज्यादा लगा, और जिस फैक्ट्री में रखा है और उसमें गर्मी अगर ज्यादा आ गया, आग लग जाता था फैक्ट्री में, तो लाखों लोग मारे चले जाते थे। आग लग जाता था अपने आप, क्योंकि उसको गर्म ताव मिला, वो पकड़ लिया। गर्म ताव जब ही मिला थोड़ा सा कि आग पकड़ लिया। अब आग पकड़ लिया तो अब मान लो कि बहुत सारा फैक्ट्री है, अब बहुत सारा उसके अंदर में माचिस का तिल्ली भरा हुआ है एकदम। अब एक में आग लगेगा तो सब में पटाख से पकड़ लेगा। अब पकड़ लेगा तो आग ऐसा बमकेगा कि उसको बचाने भी कोई नहीं जा सकता है। अंदर में अगर फैक्ट्री में आदमी सब काम कर रहा है तो कितना तो उसी में जल के मर जाता था। तो पहले इस तरह की घटना हो जाती थी, क्योंकि थोड़ी सी सिर्फ कमरे के ताप पर भी आग लग जाती थी उसमें। लेकिन अब जो लाल फास्फोरस दिया जा रहा है, तो अब तिल्ली को वैसे ही सारा दिन रख दो, आग नहीं लगेगा। जब तक उसको घर्षण की क्रिया नहीं करवाएगा, आग नहीं लगेगा। या घर्षण की क्रिया करवाओ या आग में उसको ताव दो, ठीक है। उष्मा, प्रकाश अथवा किसी भी अन्य प्रकार की विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, जैसे कोई भी घटना, देखो यहां क्या कहा जा रहा है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन करेगा ना तो कई प्रकार की घटना हो सकती है। अब क्या घटना हो सकती है, तो देखो उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, ठीक है, का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, यह एक प्रकार का घटना हो सकता है। क्या हो सकता है, घटना। ध्वनि का उत्पन्न भी होना, ध्वनि का उत्पन्न होना या गंध में परिवर्तन होना, किसी नई गंध का बनना, यह सब क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जो घटना हो सकता है ऐसा, और होता है। रंग में परिवर्तन, अब जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, भोजन तुम रख दिया, खाना पीना भात दाल पापड़ दनौड़ी सब आप रखल है कतो डब्बा में, अब वो अंदर में रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, अब महकाने लगा। मतलब समझ में आया बात। जैसे भात दाल पापड़ दनौड़ी है, दाल सब है, और वो एक जगह पर हंडी में या कहीं पर तुम मान लो अभी खाना बनाया, अभी खा लिए हम लोग, और उसमें बहुत सारा बच गया तो उसमें रखा रह गया। अब 1-2 दिन तुम उसको रख दो तो देखना कि कल से महकना शुरू। अरे अभी जो ताजा गर्म चावल दाल बनाए तो महकेगा नहीं, लेकिन अभी जो खा लिया जो बच गया वो रह जाएगा। 1 दिन 2 दिन बाद दाल सब महकने लगता है कि नहीं, भात सब महकने लगता है कि नहीं। तो जब वो महकने लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे नाली में हम कुछ फेंक देते हैं, भात दाल पापड़ दनौड़ी कुछ भी हम गिरा देते हैं, कुछ गंदा चीज फेंक देते हैं उसमें, अब उसमें रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करने लगता है, बदबू। तो बदबू भी करना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, तब तुम किसी गैस का बनना भी क्या है। अब देखो अब क्या होता है, कुछ अगर बगर फला चिल्ला सब हम खा लिए, अब अंदर में गैस बनता है पेट में कि नहीं बन जाता है, गैस बनता है ना भाई। गैस बना तो धीरे धीरे पेट ऐसे फूला तो फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है, अरे नहीं फूलता है, पेट फूल जाता है। तो पेट क्या कर दिया, टाइट, पेट टाइट हो गए, दर्द करे हो गए, अरे बोलता कि नहीं बोलता है। तो इसका क्या मतलब है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो पेट में तोरा। तो अब कोई बोलेगा ना कि दर्द करे पेट टाइट हो गलो, तो बोल रहा रासायनिक परिवर्तन हो गलो। बस समझ में आया, तो क्या हो गया समझो,
तो कहना उस लड़का को तोरा पेट में रासायनिक परिवर्तन हो रहा लो। क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो गया, समझो क्या हो गया। अब साइंस सब कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, तो अब कुछ कुछ यूज करेगा ना ये सब चीज, है ना। बता देना कि ऐसे ऐसे अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है? आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण पर विचार विमर्श करते हैं। देखो आइए अब हम कुछ अन्य प्रकार के उदाहरण पर विचार करते हैं, है ना। आपने देखा है क्या? आपने देखा है मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है? मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम का फीता है, उसको जला देते हैं तो वह भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। अब लोग बात तो सही है भाई, कोयला जला दिए, धीरे 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 वो क्या बन गया? राख। लकड़ी को जला दिए, धीरे धीरे क्या बन गया? राख। अब वो राख फिर लकड़ी को बनेगा? जब नहीं बनेगा तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आया ना। कोई भी पत्ता वगैरह अगर जल गया तो वो भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब साइंस समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो दुनिया में कोई भी पदार्थ हो उसको जला देना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक प्रकार का क्या है? रासायनिक। अभी नहीं, बल्ब जला देना, बल्ब का जलना नहीं है, लकड़ी का जलना दो प्रकार का हुआ। उसमें तो करंट प्रवाह हुआ तो बल्ब जलने लगा। अब बल्ब जलने लगा मतलब रोशनी देने लगा, तो ये जो है जल के राख नहीं बनेगा। लकड़ी वगैरह जल के क्या होगा? राख हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो वह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, सिवा बल्ब के जलना को छोड़ के। तो अब तुमको कहेगा कि जलना, कोई दूसरा बच्चा कहेगा जलना क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। तो तुम कहना कि बल्बो जले है। तो अपने फिर क्लियर अगर समझो, उसको ज्ञान होगा तब तो बता देगा दोनों का मतलब। नहीं ज्ञान होगा तो कहते हाँ रो फंस गए। अब कहेगा कि नहीं कहेगा? बात समझ में आया? तो तुम लोग तो आराम से समझा देगा कि अगर मान लो कहेगा किसी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो तुमको फंसाने के लिए कोई कह देगा तो बल्ब भी जलता है। तो बल्ब जलता है तो फिर वह अपने, जब करंट प्रवाह दे रहे हैं तो बल्ब जलने लगा, और जब उसका करंट प्रवाह रोक देंगे तो जलना बंद हो जाएगा, फिर अपने रूप में आ जाएगा। इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन कोई पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो वह क्या है? चोर कहीं के। कौन सी चोर बच्चे? कोई ठीक है क्या? जलने के साथ हमेशा ऊष्मा का उत्पन्न होता है। बात तो सही है। कुछ भी अगर जलता है, कुछ भी जलाओ तो ताव निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या होता है? ए बबुआ ध्यान दो ना भाई। कुछ भी अगर जलता है तो क्या होता है? ताव निकलता है। क्या होता है? ताव निकलता है ना। पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। पटाखा विस्फोट, बम, पटाखा में आग लगाया, हाँ, पटाखा में आग लगाने के बाद थोड़ा देर क्या हुआ? छुरछुराया, और फिर क्या हुआ? बूम हुआ ना। तो वह एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। क्या है?
अब बिरी फटाका फोड़ लेगा, बम एगो फोड़ लेगा, अब फूट जाएगा, तब कहना नहीं फिर बम बन जो, तो बनेगा बम? बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया भाई? आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा भी निकलती है, ताव, रोशनी भी निकलती है, प्रकाश, ध्वनि आवाज भी निकलती है, और अरुचिकर गैस भी उत्पन्न होती है। मतलब क्या? खराब खराब बम फोड़ल के तो महकता नहीं है, गंदे निकलता है। अरे निकलता है ना भाई। वही जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, वायुमंडल को क्या बना देता है? जैसे ज्यादा से ज्यादा पटाखा फोड़ना अब मना है। क्यों मना है? क्योंकि सब आदमी पटाखा फोड़ा तो गैस बनाना गलत, खराब खराब गैस सब, और वो गैस कहां मिला? हवा में, वायुमंडल में। तो आदमी श्वास लेगा, श्वास लेगा तो उसको खराबी करेगा, बीमारी होगा। इसलिए कह रहा है कि अब भाई वो सब चीज मत फोड़ो, क्योंकि वायुमंडल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है भाई। ठीक है, इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। तो पूछेगा कि पटाखे नहीं जलाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसलिए आपको, तो कहेगा पटाखे जलाने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? तो बोलना कि पटाखा जब फोड़ा जाता है, पटाखा जब फोड़ते हैं तो उसमें ताव निकलता है, उसमें प्रकाश निकलता है, और बहुत खराब खराब गैस सब भी बनता है, जो वायुमंडल में मिल जाता है। और वायुमंडल में मिल जाता है तो वह क्या होता है? वायुमंडल को दूषित बना देता है, प्रदूषित कर देता है, और लोगों को बीमारी फैलता है। अतः इसलिए हमें पटाखे न फोड़ने की सलाह दी जाती है। तो अब समझ में आ रहा है कि पटाखा ज्यादातर नहीं जलाओ, तभी बेटर है ना? चलो, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, बताए थे, जब भोजन मतलब खाना बसिया जाए है। ठीक है, तो जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाता है ना, सड़ गल जाती है, तो उसमें दुर्गंध आने लगता। क्यों? रासायनिक परिवर्तन हो गया एक। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। तो भोजन का दुर्गंधित होना क्या है? सब सवाल 10वां में पूछा जाता है, पक्का सब सवाल आपको पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा। भोजन का दुर्गंधित होना कौन सा अभिक्रिया? ऑप्शन में रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, बी में रहेगा भौतिक अभिक्रिया, सी में रहेगा दोनों अभिक्रिया, डी में रहेगा कोई नहीं। तो तुम किस में टिक लगाएगा? हो गया, बन गया। और जिसको नहीं मालूम रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा, अब भौतिक होते कि रासायनिक होते कि दुनू होते कि कोनो नहीं होते ना, तो मार देते चल दुनू हो तो हटा, तो गलत हो गया। तो क्या हो गया? तो जो पढ़ेगा वही ना बढ़ेगा नंबर ला करके आगे। अब जो नहीं पढ़ा रहेगा, अब तुम लोग अभी पढ़ रहा है, कोई बराती में होते गाला सुबह में सुतल, तो उसको तो क्वेश्चन छूटेगा, उसको क्या होगा कि बना लेगा। बात समझ में आया ना? चलो भाई आगे, सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण में क्या भाई? आपने वायुमंडल में ओजोन की, अब देखो, ये देखो बहुत सुंदर चीज है ये जो है रे बबुआ, बहुत सुंदर चीज है ये। सुंदर का मतलब क्या हुआ? सुंदर का मतलब क्या हो गया? अपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा, बताए थे। ओजोन की परत है ना, ओजोन जो होता है ना, पृथ्वी को पूरा ढक के उसकी परत बना रहता है। अगर ओजोन नहीं रहेगा ना,
तो हमें तुम्हें पता नहीं किसे आदमी सबको समझो क्या हो जाएगा, एकदम कुछ भी कैंसर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर ई नहीं रहेगा तो। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण से पराबैंगनी किरण अगर तुम्हारे बॉडी पर पड़ा तो समझो हानिकारक पहुंचा देगा बॉडी का। तो ये ओजोन परत क्या करता है, एकदम पराबैंगनी किरणों से बचाता है, वैसे ढक के रखता है पृथ्वी को, ताकि है पृथ्वी पर हमर बउआ सब है ओकरा नहीं कुछ हुए, हमरा शरीर पर कुछ कुछ गिर बेसक। तो बात समझ में आया? तो ओजोन यही काम करता है, कवर का काम करता है, सुरक्षात्मक का काम करता है। रे बात समझा? समझा ना? तो वही होता है पराबैंगनी की। ओजोन क्या है? आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हानिकारक पराबैंगनी, अभी बोले ना, अरे अभी बोले ना, यह ओजोन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो कहेगा ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? तो ओजोन वैसी परत है जो हमें सूर्य की किरणों से जो पराबैंगनी किरण आती है उस पराबैंगनी किरण से बचा कर रखती है। अगर पराबैंगनी ओजोन नहीं होगा तो पराबैंगनी किरण अगर तुम्हारे बॉडी पर पड़ गया ना बबुआ, तब पता नहीं कौन सा बीमारी बना देगा तुम्हारे बॉडी को, सीधा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। समझ में आया? अब चलो, ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया, जैसे पराबैंगनी किरण आया तो पराबैंगनी किरण को क्या कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है। क्या करता है? अपने तरफ खींच लेता है। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी है, यहां पर कोई आदमी है, चाहे मेरे पीछे कोई आदमी है, हम इस आदमी का क्या है, बॉडीगार्ड। अब वो देखो, अब वो आदमी चुरा करके उधर से जा रहा है इसको मारने के लिए, मतलब ओजोन को पराबैंगनी किरण मार ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब उस पर रहने वाला जो आदमी है, पृथ्वी पर रहने वाला क्या है, सुरक्षित है। अरे बात समझ में आया ना? तो वही बातें हैं, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण एक, तो ओजोन क्या है, बॉडीगार्ड। किसका बॉडीगार्ड? पृथ्वी पर रहने वाले आदमी का बॉडीगार्ड है। किससे बचाता है वह? सूर्य के प्रकाश की किरण से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से बचाता है। कौन? ओजोन। ओजोन। तो ओजोन क्या है? क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, लिख लो क्वेश्चन सब, कल बना के लाना। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण ये सब कल भी दिए थे। ओजोन क्या है, किसे कहते हैं, तो लिख लेगा। ओजोन क्या करता है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो पराबैंगनी किरण को ओजोन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब अपने तरफ खींच लेता है, वो सोख लेता है। जैसे पराबैंगनी किरण आया 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 आया, ओजोन क्या किया, इसको सोख लिया, अपने में रख लिया। बात समझ में आया? सोखना क्या हुआ? अब जैसे देखो, अब जैसे मान लो यहां पर पानी गिर गया, अब यहां पर कोई बैठा है, अब उस पर कपड़ा बोरा सुतरी वाला रख दो तो पानी को सोख लेगा, तो उधर जाने ही नहीं देगा। तो इसे ही काम करता है कौन? ओजोन। ओजोन। ओजोन क्या है? बॉडीगार्ड। ओजोन क्या है? पराबैंगनी किरण क्या है? दुश्मन। ओजोन क्या है? पराबैंगनी किरण क्या है? ओजोन क्या है? बॉडीगार्ड। पराबैंगनी किरण क्या है? दुश्मन। तो ओजोन पराबैंगनी किरण से बचाता किसको? पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, आदमी को। बात समझ में आया? चलो। और
ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है और अवशोषित कर लेती है। किसको? पराबैंगनी किरण को। अब फिर उसको क्या करती है? ऑक्सीजन में बदल देता है। कहते जो आप आदमी बन के गेले, मतलब समझ में आया? देखो क्या होता है, यहां पर है पृथ्वी पर आदमी, और यहां पर क्या है? ओजोन। क्या है भाई? ओजोन है। अब ओजोन है तो पराबैंगनी सूरज के किरण आया यहां से। अरे सूरज के किरण आया ना, दुर्बानर कहेंगे। अरे ई है सूरज, सूरज भैया है, चिकने है सूरज। और यहां क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पर ये सब है आदमी सब। ये सब क्या है? आदमी सब है, मान लो। अभी सब आदमी है। अभी ओजोन परत है। ये क्या है? ओजोन परत। अब ओजोन परत है, सूर्य प्रकाश की किरण से रोशनी आया तो पड़ने दिया। अब पराबैंगनी किरण आ गया तो पराबैंगनी किरण को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अब कहते, अब ओकरा मारते पीटते केकरा? पराबैंगनी किरण के। आपको तो अब सुधर ले, अब सुधर ले, अब इंसान बन ले, ऑक्सीजन बन ले। तो कहते हाँ, तो अब जो पृथ्वी पर। रे बात समझ में आया? रे बात समझ में आया? नहीं आया? कि यहां पृथ्वी है, पृथ्वी पर आदमी है, और यहां ओजोन है। ऐसे अब ओजोन है, पराबैंगनी किरण आया तो जैसे रोशनी सब आया तो ठीक है, लेकिन पराबैंगनी किरण अगर आया और दूसरा किरण सब आया तो ठीक है। जाओ 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 जाओ। कौन कर रहा है? ओजोन। जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। ये अपना ध्यान रखिए। पराबैंगनी किरण आया, जब ये पराबैंगनी किरण, रुको। अब उसको रोक करके खूब मारेगा, पीटेगा, खूब बमका देगा उसको। अब बमका के मुंह कान फुला तुला देगा। इंसान बना, ऑक्सीजन बना। तो कहते हाँ, अब जो बात समझ में आया? तो ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है और उसको ऑक्सीजन में बदल देता है, और तब कहता है आप जो। बात समझ में आया? तो उस चीज को पहले उसको अवशोषित करके उसको क्या बना देता है? मतलब उसके अंदर के क्या होता है? एक हैमानियत, उसको मार देता है, इंसानियत बना क्या तो भेजता है पृथ्वी पर। जा, अब जा। बात समझ में आया? हाँ। तो ऑक्सीजन ओजोन से अलग अलग, देखो ऑक्सीजन ओजोन से अलग अलग होती है। क्या हम ओजोन के अपघटना को रासायनिक परिवर्तन कर सकते? तो हाँ, मतलब नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ कि पराबैंगनी किरण को क्या बना दिया? अवशोषित करके ऑक्सीजन। तो फिर अब वो हैमानियत बनता है? अब नहीं बनेगा। नहीं तो उससे रहते तो कहीं अभी जा दे छी ऑक्सीजन के, अब बाद में कहीं वो जाकर आप बन गए अगर, तो फिर बैठ देते। नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये तो रासायनिक परिवर्तन अब तोरा कर दिलियो। तो किसी तो बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती, अगर ओजोन पराबैंगनी किरण को अवशोषित नहीं करती, तो वह पृथ्वी पर सतह पर पहुंच करके हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। अभी बोले, अगर पराबैंगनी किरण को ओजोन अवशोषित नहीं करती तो ओजोन इस विकिरण से क्या करता? सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंच करके जीव सबको, आदमी को, जानवर को, सबको क्या करता? नुकसान पहुंचाता। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरण से क्या करती है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है ना? करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। प्राकृतिक आवरण मतलब भगवान का दिया हुआ स्वरूप है वो। ओजोन क्या है? भगवान का दिया। आवरण का मतलब क्या हुआ? ऐसे ढक के रखना। जैसे अभी ये हमको क्या करेगा? धूप से बचाएगा, बारिश से बचाएगा, ऊपर से है ना, हम अंदर में है।
बात समझ में आया? तो एक ऐसे ही आवरण की तरह है कौन? ओजोन। समझ में आया? चलो संभवतः आपने देखा होगा, संभवतः इस सारी बातें आएगा 9वां किताब पढ़ाएंगे, 10वां किताब पढ़ाएंगे, तो वो समय 11वीं 12वीं सब ये सब ज्ञान नहीं रहेगा, तो आगे तुमको समझे में नहीं आएगा। अब वहां पर तुमको पढ़ाया जाएगा आगे तो सीधा कह देगा ए ओजोन के बारे में तो तुम लोग जानता होगा, पीछे पढ़ा होगा कि ओजोन क्या करता है, तो कह देगा हाँ सर पता है हमको। आज जो नहीं पढ़ा रहेगा तो बुझबे नहीं करे, अरे वाह ओजोन के है, ओजोन केकरा को है सर, केकरा को है, अरे पराबैंगनी किरण के बारे में जानता है, तो जो जानता रहेगा तो कहेगा हाँ सर जानते हैं। आज जो नहीं जानता रहेगा सर केकरा को पराबैंगनी किरण वो कथी हुए है, अब वो बकलोल है रह जाएगा। तो ओकरा आगा पढ़ेते तो बुझबे नहीं करते, आ वो तो सर ई वाला बात सब पढ़ेते नहीं यहाँ क्या। अरे पढ़ाएगा, हर एक लिमिट होता है ना, एक सिस्टम होता है ना। अब तुमको आगे का पढ़ाया जाएगा कि आगे जाएगा तो तुमको पीछे का पढ़ाया जाएगा, तो दिक्कत होगा। इसलिए पढ़ा हम इसलिए रहे तुमको कि तुमको फायदा करेगा। अब ई साइंस समझा रहेगा 6 का 7 8 का, तो 9th वाला 10th वाला आगे वाला ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो पता चलेगा कि सब पीछे साफ तो इहो रह जा थाप। बात समझ में आया ना? अगर पिछल का जो बच्चा, जिस बच्चा को डायरेक्ट 10वां में आया तो पिछल का वाला पूरा साफ रहेगा, तो अगिलका वाला तो बिल्कुल हाफ रहेगा। अरे नहीं समझा? जो कुछ भी सिखाया जाएगा सब चीज थोड़ी सीख लेगा, क्योंकि पीछे वाला साफ तो यहां तो रहेगा भाई हाफ, है ना? तो ये बात है। चलिए संभव तो आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते। बात सही है? बात सही है? सही है कि सेब की टुकड़ा को मतलब बीचे बीचे काट दो, काट देगा तो दो भाई है तो दोनों भाई खा लिया। अब मान लो कि एक टुकड़ा खा लिया, एक टुकड़ा छोड़ दिया, तो उस टुकड़ा के ऊपर में देखना लाल लाल ब्राउन भूरा भूरा टाइप में लग जाए। जब काटेगा तो एकदम ताजा रहेगा, एकदम उजला पानी जका। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद, 1 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद देखना तो वो एकदम भूरा भूरा ब्राउन टाइप में, ऐसा कलर टाइप में लग जाता है। नहीं लग जाता है? जब ऐसा लग गया तो वो भी क्या हो गया, सेब में रासायनिक परिवर्तन भोग लो। सेब में क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काट लेना। देखना होगा तो आज जाना, सेब का एक टुकड़ा काट देना, एगो खा लेना, एगो बर्बादो होते तो चलते, ठीक है। तब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद देखना तो अपने खराब जैसा। उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दे दीजिए तो वह क्या बनेगा? ब्राउन ब्राउन भूरा। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू में भी होगा। आलू में भी हो जाता है, तुम काट के छोड़ दो तो एकदम ऊपर से दूसरा टाइप में हो जाता है, ठीक है। अथवा बैंगन के टुकड़े को भी देख लो, किसी चीज को काट करके इसलिए कहा जाता है जे काट ले हो सब बना ले आओ, नहीं होता है। जैसे आलू मान लो ज्यादा कटा गया, मान लिया, समझ में आया? हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता था फिर भी खाता था। इसी प्रकार की क्रियाकलाप आलू बैंगन इत्यादि वगैरह समय होता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का तो परिवर्तन होना अनिवार्य है। वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? है। अब आया कौन? बुझा। अब एक कोनो डाउटो होते कि की हेते पता नहीं। अब देखो अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप यानी पौधे, पादप किसको बोलते हैं? पेड़ पौधे को। पादप किसको बोलते भाई?
अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। हाँ तो बात तो सही है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन क्या करता है? स्वयं क्या करता है? खुद बनाता है। ये पढ़ा है, ये बुझो, पीछे भी पढ़ा है, ये बुझो बुझल है, ठीक है ना? क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब आवश्यक है? क्या सब आवश्यक है? कौन बता देगा? हाँ, उसके लिए क्या सब जरूरी है? हाँ, खाद्य पदार्थ, सही बात है। खाद्य पदार्थ, क्लोरोफिल, सही बात है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सही बोल रहा है। हाँ, पर सूर्य की प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश इस सब से क्या बनाता है? भोजन बना लेता है ना। CO2 से ले CO2 कहां से मिलेगा? हवा से, ठीक है। और ये हो गया खाद्य पदार्थ कहां से? तो मिट्टी के अंदर से, ठीक है। उससे जल और खनिज लवण, जन और खनिज लवण, क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। पहेली ने कहा कि पाचक भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और पहेली 4 में आपने अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। बस सही है। उदासीन कैसे? देखो, लवण और जल, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो जब अम्ल के साथ भस्म को अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण और जल बनता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अध्याय 4 में पढ़े थे ना, अम्ल, भस्म और लवण। क्षार भस्म को ही कहा जाता है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो देखिए, अध्याय 4 में आपने अम्ल क्षारक को परस्पर मिलाकर के उदासीन किया था, तो बात सही है। और उसे क्या उदासीनीकरण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन ही न है? वो क्या है? क्योंकि अम्ल और भस्म से मिलकर के लवण बन रहा था, नमक। अब नमक बन गया। ठीक से बैठो ना भाई। बना दिया, और जब बना दिया तो वह एक प्रकार का क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, अब समझते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगने की घटना पर कुछ विचार करते हैं। कि जंग जो लगता है ना लोहा में, उस पर कुछ विचार करते हैं। तो जंग कैसे लगता है, तो उसके बारे में भी तो भाई बताए ही थे हम ना, है ना। उसके बारे में क्या किए थे? बताए थे। आइए हम जंग लगने की घटना पर कुछ विचार करते हैं। घटना पर कुछ, अब देखो, हाँ, आइए हम जंग लगने की घटना पर कुछ विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है। अरे वाह, ऐसा है। लोहे में जंग लगना क्या है? ऐसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तो है ही, लेकिन वैसा परिवर्तन है जो लोहा के खराबे बना दे, नहीं बनाता है। लोहा में जंग लगा मतलब लोहा पर क्या पड़ता है? प्रभाव। लोहा को क्या करता है? लोहे की वस्तु को प्रभावित कर देता है। प्रभावित मतलब खराब बना देता है। क्या बना देता है? खराब बना देता है। और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देता है। नहीं हो जाता है पूरा धीरे धीरे लोहा खिया गया पूरा। तो नहीं बोलते हैं, कहीं पर रखा है देखी तो सब लोहा खिया गए। अरे बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना। प्रभावित कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग पुल बनाने के लिए, सेतु को पुल कहते हैं, पुल को सेतु कहते हैं। पुल बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पुला बनता है तो लोहा बिना पुला बन जाएगा? जहाज बनेगा तब जहाज बिना लोहा का बनेगा? कार जो बनता है, कार चढ़ता है बिना लोहा का?
ट्रक बिना लोहा सबका बन जाएगा? हंसुआ, खुरपी, टेंगारी, कोदारी, ला, सब में क्या है? लोहा। आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? लोहा का। जंग लगने के कारण, जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। बहुत क्या होती है? अधिक होती है। अब जंग लगने के कारण जो हानि होती है ना, वो लोहा, अब समझो लोहा इतना महंगा लाया, फेंक रखा है कहीं, धीरे धीरे क्या होता है? वो खराब, उसको नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नीकरण समीकरण से द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखो लोहा, अब जंग कैसे लगता है सोच समझो। लोहा है, अब उसमें ऑक्सीजन हवा मिला, उसको क्या मिला? और पानी, नमी मिला। कभी भी जंग कैसे लगता है? लोहा को किसी नमी स्थान पर रख दो, नमी मतलब गीला जमीन पर हल्का हल्का। अब दुभी है तो रात में बरसात तो मतलब रात में शीत सब गिरा तो जमीन तो होगा ना नमी, हवा मिल रहा है तो उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोहा में जब ऑक्सीजन यानी हवा से मिलता है ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? जंग लग जाता है। तो उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का सूत्र कहेगा तो Fe2O3। ये सब हम पूछेंगे, क्वेश्चन लिख लो कि जंग लगने की रासायनिक समीकरण को लिखे। तो जंग लगने के लिए अगर जंग देखो केवल हवा लगेगा तब भी नहीं है। जैसे मान लो अब लोहा को हम ऐसे पकड़ के हमेशा रखे हुए तो नहीं लगेगा जंग इसमें। कब लगेगा जंग? जब इसको पानी भी पड़ेगा, इस पर पानी भी उस पर पड़ना चाहिए, या पानी नहीं तो नमी टाइप में जमीन अगर उसको मिल गया शीत टाइप में, तब भी क्या लगेगा? जंग लग जाएगा। अब मान लो पानी में ही रखा है और उसको हवा नहीं मिलेगा, तब भी जंग नहीं लगेगा। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? वो भी क्वेश्चन लिख लो। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो हवा और नमी दोनों। अपना तुम अपना आंसर बना के लाना, केवल क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? हाँ, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों की उपस्थिति क्या है? जरूरी है। जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी तो जरूरी है और हवा जरूरी है। हवा में क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, ठीक है? वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो, आर्द्रता का मतलब क्या हुआ? नमी। आर्द्रता का मतलब क्या? तो संक्षारण किसे कहते हैं? पर बोले थे हम, संक्षारण किसे कहते हैं? जब किसी लोहा की वस्तु को खुली हवा में यानी आर्द्रता में छोड़ दिया जाता, अंदर खुली हवा और आर्द्रता के पास छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। उस जंग लगने को ही हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है? तो जंग जल्दी लग जाती है। तो जंग क्या होती है? जल्दी लग जाती है। ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता हमेशा लोहे की वस्तु में जल्दी रंग लगाने की शिकायत करती है। बात सही है कि उसको रंग लगा लो। लोहा का कोई सामान हुआ तो उसको क्या कर लो? पेंट कर दो। पेंट करेगा तो उसको तब रख देगा कहां? पानियों में, नमी में भी हवा तो उसके अंदर घुसबे नहीं करेगा। अरे किसी चीज में हम क्या करते हैं? किसी चीज में हम क्या करते हैं जी? अगर किसी लोहा की वस्तु है और उसमें हम क्या कर दिए? रंग पेंट कर दिए, तो फिर जल्दी जो है जंग नहीं लगता। कब तक नहीं उसमें जंग लगेगा? जब तक उसका पेंट उखड़ न जाए। तुम देखना कभी कभी कि मान लो कि कोई लोहा की वस्तु है इतना दूर, देखो ये लोहा की वस्तु है, कोई भी ऐसा वस्तु है डंडा, अब इसको हम रंग से पेंट कर दिए पूरा।
अब रंग से पेंट कर दिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, चलो 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया। अब इधर मान लो छूट गया, अब इधर क्या हो गया, छूट गया, मान लो इधर क्या हो गया, छूट गया रंग पेंट, तो इस पर जंग लग जाएगा। इधर रंग पेंट है ये है, तो इधर जंग नहीं लगेगा, लेकिन इधर जंग पकड़ लेता है। कभी कभी लोहा सबको देखता होगा, रंग दिया अभी, तो जिधर रंग छूट गया उधर बीज लग गया, और जिधर रंग नहीं छूटल रहेगा उधर बीज नहीं लगेगा। तो ये सब देखता होगा तुम लोग, लोहा में देखता है ना जी, कभी लोहा की वस्तु को देखना, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, तो क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है, वह समुद्र तट के निकट अब रीता कहां रहती है, समुद्र तट के निकट आसपास में, तो उसको तो पता है समुद्री जहाज में रंग पेंट किया रहता है। और नहीं अगर रहेगा समुद्र, अब उस समुद्र के आसपास में रहती है तो ओकर घर सब सित्याल फित्याल रहते, अरे नहीं रहेगा, तो इसका नमी उसको ज्यादा मिलेगा, तो जल्दी उसका सामान खराब होगा। भाई बात समझ में आया। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, मतलब जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं हम, तो लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचा करके, मतलब लोहे की वस्तु को हम किससे बचाएंगे, हवा से भी बचा लेंगे और नमी से। इसलिए देखना कभी कभी तुम जो नया ताला उला कुछ जो लाता है तो उसमें पन्नी में पैक रहता है, काहे रहता है, ताकि ये में हवा नहीं लगे, हवा ना लगे। जो कोई वस्तु देखना उसमें पेंटो क्या रहता है, और फिर भी उस पर कवर लगा दिया ताकि हवा पानी इसको नहीं मिले। ठीक है, तो किसी भी लोहा की वस्तु किससे बचाया जाता है, जंग नहीं लगने के लिए किससे बचाना होगा, नमी से और हवा से, मतलब पानी और ऑक्सीजन से। ठीक है, संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है उन पर पेंट करना। इसका आसान उपाय क्या है, पेंट करना, या ग्रीस, ग्रीस जानता है, ग्रीस लगा दो, नहीं कुछ नहीं होगा। जैसे मोटरसाइकिल या इत्यादि वगैरह के देखना बम्बा में बीच में अगर नहीं डालेगा, सॉकर सब होता है ना, उसमें ग्रीस वगैरह सब डाल दिया जाता है ताकि नहीं लगे। ठीक है, क्लच वगैरह में है ना, ग्रीस के एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे, वास्तव में सभी, वास्तव कहां गया भाई, वास्तव में लोहे की सभी वस्तु पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, लोहे की वस्तु पर पेंट करते रहो और ग्रीस चढ़ाते रहो, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना, उसके ऊपर परत भी चढ़ा। हम पूछेंगे लोहे, देखो यहां रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय और भी है, एक और उपाय है क्या, को क्रोमियम जस्ता जिंक के धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम शायद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। उसके ऊपर ना क्रोमियम की परत चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, तो वो सब तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास जल्दी नहीं मिलेगा। वो सब जो बड़ा बड़ा मशीन, वो सब जो बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है ना, उसके पास रहता है ये सब चीज। ठीक है ना, गैल्वेनीकरण है ना। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाली लोहे की पाइप यसद लेपित होते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लग पाता है। जो कुछ भी लोहा वाला, अब जैसे बहुत सारा पदार्थ है जो हमारे घर में यूज होता है, तो वो गैल्वेनीकरण करके ही कंपनी भेजती है ताकि जंग ना लगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, तो हाँ, और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। हाँ, पानी के जहाज वाला आधा नीचे वाला पार्ट पानी में नहीं रहता है, तो हमेशा तो पानी रहे, हवा मिले है। और उसको अगर पेंट नहीं किया रहेगा, गैल्वेनाइजेशन नहीं किया रहेगा, तो उसमें क्या होगा, बीज लग जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर पर भी जल की बूंदे, अब देखो बने होते हैं और उसका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है, और पानी के ऊपर भाग पर भी जल की बूंदे गिरती रहती है।
यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने प्रक्रम की दर को और बढ़ा देता है। अगर नमक वाला चीज अगर मिल गया तो पानी से ज्यादा खतरनाक होता है, जल्दी जंग लगा देता है। नहीं तो तुमको एक बात बता रहे हैं, तुम कहीं पर पानी में रख देना एगो लोहा को, एगो लोहा को रख देना कहाँ, नमक वाला थोड़ा कोई डब्बा में नमक रख लेना और उसमें पानी डाल के रख देना, देखना इसमें ज्यादा जल्दी जंग पकड़ लेगा केवल पानी वाला से। नमक वाला में क्या होगा, जल्दी जंग पकड़ लेगा। ठीक है, अतः जहाज पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज के लोहे की कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो हाँ, जैसे स्टेनलेस स्टील, हाँ और तरीका है, जैसे थारी बाटी लोटा छिपा, जानता है ना, थारी बाटी लोटा छिपा हंडी हुंडा, जानता है ना। तो उस सब को क्या करता है ना, एक धातु, दो धातु, तीन धातु मिल करके बना देता है, मिला करके, तो जंग नहीं लगता है। बात समझ में आया? तब जंग ज्यादा नहीं लगता। कभी छिपा बाटी लोटा में जंग देखलिए लागल, वो रहे लोहे के बनल, लेकिन खाली लोहा नहीं रहे है, उसमें और स्टेनलेस स्टील सब मिला दिया जाता है, तब ना कहते स्टील के बर्तन। बात समझ में आया? तब लोटा छिपा बाटी समय क्यों नहीं लगता है, समझ में आया ना, क्योंकि स्टेनलेस स्टील लोहे के कार्बन को क्या करता है, क्रोमियम, निकेल अथवा मैंगनीज जैसी धातु को मिला करके बना दिया जाता है ना, और इसमें जंग नहीं लगता है। अब क्रिस्टलीकरण, क्या क्रिस्टलीकरण, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीछे हम लोग पढ़े थे, पीछे बताए थे नमक कैसे बनता है, समुद्र के पानी से। पीछे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पीछे पढ़ाए थे कि नमक कैसे बनता है, समुद्र के पानी से नमक बनता है। ठीक है ना, वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह शुद्ध नहीं होते हैं और उसको क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का क्या है, एक उदाहरण है कि फिर से उस अपने मूल रूप में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बातें था। चलो और कुछ यहां थोड़ा सा सावधान, क्या है भाई, सावधान, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें, पानी को उबालते समय सतर्क रहें, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग करें। क्रियाकलाप 5.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए, टीचर को रहने पर ही किया जाए, क्योंकि टीचर को पता होता है कि अगर इससे मिल जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा तो एक आग पकड़ लेगा या कुछ शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, अगर हाथ से छू लिया तो जहरीला बना देगा। ठीक है, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए, किसी बीकर कोई बर्तन में 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद मिला दीजिए। जल को गर्म कीजिए और जब जल उबलना शुरू हो जाए तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर जलाते हुए मिलाइए, और कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखे जब तक, कॉपर सल्फेट कब तक डालते रहो उसमें, कि जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। उस विलयन को, घोल को क्या कि फिल्टर पेपर की सहायता से उसको छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए, और जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डोला करके या अन्य किसी प्रकार न छोड़े
कुछ समय बाद विलियन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देता है? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए, जरूर दिखाई देगा। कुछ और देर तक इंतजार कीजिए, जरूर दिखाई देगा, जैसे कि इसमें दिया गया है। ठीक है, आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्या क्या कंडीशन बनता है, सारी चीजें। ठीक है, अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। अब जो हम तुमको भौतिक परिवर्तन बता दिए और रासायनिक परिवर्तन बता दिए, तो अब तो आपके पास जो कुछ भी परिवर्तन होता होगा तो उसमें तो आप जान जाइएगा कि ई वाला भौतिक परिवर्तन भेलो आ ई वाला रासायनिक परिवर्तन भेलो। बात समझ में? हाँ, ठीक है, पहचानने का प्रयास कीजिए। कॉपर सल्फेट है ना, और ये जो ऊपर जो बताया गया है, भी बताए थे ना। ठीक है, तो ये क्रिस्टल ये है ना, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। कॉपर सल्फेट का क्या है? ये क्रिस्टल है। देखिए हो गया, बन गया ऐसा। कब तक इंतजार करते रहिए, उसमें डालते रहिए जब तक कि बन ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है चैप्टर 5 हो गया हमारा समाप्त।